सभी लोगों को धन्यवाद। इसके पहले हम लोग टेंस के विषय में केवल जाने थे। आज टेंस के विषय में हम पार्ट 2 इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कि टेंस में सर जी के द्वारा बताया गया था कि टेंस अगर सीखना है तो हमें सावधानी से बैठ के कुछ बिंदुओं को ध्यान देना है। यदि वो बिंदु हम समझ गए तो हमारा टेंस बहुत आसानी से आ जाएगा और बहुत आसानी से हम हिंदी से इंग्लिश में बातचीत भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। जैसा कि हमने कहा टेंस के बारे में जो मुख्य बिंदु 3 है वो पहचान, प्रकार, नियम, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उससे आगे बढ़ेंगे। टेंस खास तौर पे हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं। उन तीनों का नाम क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आज उसी के तहत हम अपनी थोड़ी सी कड़ी को और ऊंचाई पे ले जाएं। वैसे हर एक टेंस का अलग अलग हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी उसी पहचान की कड़ी में हम और आगे ले जाते हैं। तो हमारे जो टेंस होते हैं वो मेन टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। वो 3 कौन कौन होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, तीसरा हमारा है फ्यूचर टेंस। इन्हीं तीनों टेंसों को अभी, लेकिन इसके पहले हम यहाँ फिर ध्यान दें, इन टेंसों की पहचान जो होती है, इसका है, हो, हैं, हूँ, इसका था, थी, थे, इसका गा, गी, गे, लेकिन ब्रैकेट में रहेगा होगा, होगी, होगी। इन्हीं टेंसों के 4 उप टेंस होते हैं जिनका नाम है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इन्हीं टेंसों के जो 4 उप टेंस होते हैं वो होते हैं इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, 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 ये चारों स्वयं में खुद ही टेंस है, लेकिन अभी हम आगे चल के इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये है हमारा इंडेफिनिट टेंस। ये कहता है मेरी पहचान केवल ता, ती, ते, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। कॉन्टिन्यूअस कहता है मेरा पहचान रहा, रही, रहे होता है। परफेक्ट कहता है मेरा पहचान चुका, चुकी, चुके होता है, अथवा या, ई,
ये होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहता है मेरा पहचान रहा रही रहे होता है प्लस मेरे साथ समय जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम जान गए इन्हीं तीनों टेंसों के जो मुख्य सहायक हमारे टेंस होते हैं वो चार होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यही चारों टेंस जब प्रेजेंट के साथ जुड़ते हैं तो प्रेजेंट के साथ जुड़ने पे इंडेफिनिट, जब प्रेजेंट के साथ जुड़ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यही इंडेफिनिट जब पास्ट के साथ जुड़ता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यही इंडेफिनिट जब फ्यूचर के साथ जुड़ता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस जब यही प्रेजेंट के साथ जुड़ता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। जब यही पास्ट के साथ जुड़ता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। फ्यूचर के साथ जुड़ता है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। इसी प्रकार परफेक्ट जब प्रेजेंट से जुड़ता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। पास्ट के साथ जुड़ता है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। फ्यूचर के साथ जुड़ता है तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाता है। प्रेजेंट के साथ जुड़ता है अगला तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। पास्ट के साथ जुड़ता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। फ्यूचर के साथ जब जुड़ता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इससे भी आसान देखिए एग्जांपल्स, जैसे हमने कहा कि मोहन घर जाता है। किसी ने पूछ लिया इसमें कौन सा टेंस है, तो हम यहां ध्यान देंगे मोहन घर जाता है। जब यहां हम ध्यान देंगे तो है से तो हमें पता चल गया कि है ने कह दिया हम प्रेजेंट हैं, बाकी किसी को नहीं जानते। लेकिन ता से ये निश्चित हो गया, हमने बता दिया कि हम इंडेफिनिट हैं। तो यहाँ ता से पता चल गया हम इंडेफिनिट हैं और है से पता चल गया हम प्रेजेंट हैं। तो इस प्रकार से है से प्रेजेंट, ता से इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बशर्ते ध्यान इतना होना चाहिए जिसमें ता लगा हो वह एक क्रिया से जुड़ा हो। जैसे आना जाना रोना धोना ये सब क्रियाएं हैं। अगर किसी ने कह दिया कि यह एक पका पपीता है तो इसके पीछे भी ता आया है, तो हम यहाँ नहीं ये कहेंगे कि यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बल्कि हम यहाँ ध्यान देंगे सर की बातों का कि जिसके पीछे ता लगा हो वो क्रिया हो। तब ये आराम से हम समझ सकते हैं कि जिसके पीछे है वो प्रेजेंट है और जो क्रिया से ता से जुड़ा हो वो इंडेफिनिट है। इस प्रकार से हम जान गए कि इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। किसी ने पूछा अब बताओ इसमें कौन सा टेंस है, तब भी हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, हम तुरंत जान जाएंगे जिसके अंत में था हो वो पास्ट है, जिसके अंत में था वो इंडेफिनिट है। इस प्रकार से हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक अन्य एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे श्याम स्कूल जा रहा है। अगर किसी ने पूछा कि यहाँ कौन सा टेंस है तो यहाँ हम ध्यान देंगे, यहाँ है से पता चल गया प्रेजेंट है, रहा रही से पता चल गया कॉन्टिन्यूअस है। इस प्रकार से ये जान गए हम कि यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फिर एक अन्य एग्जांपल ले, हमने यहाँ लिख दिया रोहित एक पुस्तक खरीद चुका होगा।
किसी ने पूछा इसमें कौन सा टेंस है, किसी ने पूछा कि इसमें कौन सा टेंस है, तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि होगा होगी से सर जी ने कहा था जिसके पीछे गाय वो फ्यूचर है, लेकिन वो होगा से जुड़ा, तो होगा से पता चल गया फ्यूचर, चुका चुकी से पता चल गया परफेक्ट टेंस। तो इस प्रकार से यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल सब हम लोग सुनेंगे और बताएंगे कि सुन के सर के द्वारा जो बताई गई बात है उस पर हम अमल करें, तब आराम से ये पता चल सकता है इसमें कौन सा टेंस है। अभी तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं, बाकी इसी टेंस पे हम लोग आसानी से पहले हिंदी भाषा को समझकर फिर उसे कन्वर्ट कर लेंगे इनटू इंग्लिश, जिससे हमें आसानी से हिंदी भी समझ में आ जाए और इंग्लिश भी आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि यह वीडियो 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों के पास पहुंचना है, इसलिए अपनी भाषा को बहुत आसानी से रखा जा रहा है, जिससे कहीं कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को ना हो। कोई स्टूडेंट ये ना कह सके सर जी हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, इसलिए हम इंग्लिश टू इंग्लिश अगर होता तो नहीं समझ सकते थे। अगर वो अभी हिंदी एक बार सुन लेगा, उसके बाद जब इंग्लिश टू इंग्लिश बात होगी तब वो बहुत आसानी से समझ जाएगा, उसमें कहीं कोई शक संदेह नहीं है। आगे हम चलते हैं, ध्यान देंगे। जैसे हमने कह दिया, किसी ने पूछ लिया कि अच्छा बच्चों बताओ श्याम एक नई कार खरीद रहा है, कौन सा टेंस है इसमें? तो हम तुरंत सर जी की बातों पे ध्यान देंगे। इसके अंत में है आया है से पता चल गया प्रेजेंट है, रहा रही से पता चल गया कंटीन्यूअस है। अब दोनों एक साथ बोल दो, पहले जो पता चला है पहले उसको बोलो, तो है से पता चला प्रेजेंट, रहा रही से पता चल गया कंटीन्यूअस, तो दोनों मिला करके हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक इसी प्रकार से एक अन्य एग्जाम्पल हमने कह दिया कि सुमन एक पत्र लिख रही थी। किसी ने कहा इस वाक्य में कौन सा टेंस है, तो तुरंत हम लोग बता देंगे इस वाक्य के अंत में थी आया है, इसलिए इससे ये पता चल गया कि ये पास्ट टेंस है, रहा रही से पता चल गया कंटीन्यूअस है, दोनों मिला के हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से बच्चों मैं आशा करता हूँ कि हम और भी एग्जाम्पल ले करके ऐसे जान जाएंगे। फिर हमने कह दिया कि मोहन सुबह से मैदान में दौड़ रहा होगा, तो होगा से पता चल गया फ्यूचर टेंस, रहा रही से पता चल गया कंटीन्यूअस है, लेकिन यहाँ समय दिया है सुबह, इस वजह से अब हम कह देंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इस वाक्य में है। तो ये तो रहा हमारे टेंस की मेन हिस्ट्री। इसी तरह से हम आगे भी और भी सुनेंगे, जानेंगे। अब जो भी बात रखी जाएगी तो इसमें हम अपनी भाषा को इंग्लिश टू इंग्लिश रखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आसानी से वो बात समझ में आ जाए। अभी इसके पहले जब सर जी ने कहा था कि टेंस कितने होते हैं, तो सर जी ने बताया था कि टेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 1 प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस। सर जी ने ये भी कहा था कि टेंस को समझने के लिए केवल 3 चीज की आवश्यकता है: पहचान, प्रकार, नियम, रिकॉग्नाइज, टाइप्स एंड रूल। इसी को हमें आसानी से सीखना है। तो रिकॉग्नाइज के बारे में सर जी ने अभी आसानी से समझाया, और सेकंड पास्ट टेंस के बारे में, उसके जितने अंग हैं उसके बारे में आसानी से समझाया। पहले वीडियो में भी इसके बारे में आसानी से समझाया गया, बताया गया। अब हम उन्हीं टेंस जो बताए गए हैं उन्हीं टेंस के एक एक पार्ट को आसानी से समझेंगे। तो पहला पार्ट हम प्रेजेंट का जो उसके सहायक टेंस है उसके साथ हम जोड़ेंगे, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
इसी को हम अच्छी तरह से ध्यान देंगे। और ये ध्यान जो हमें देना है वो ध्यान इंग्लिश टू इंग्लिश में होगा। पहले हम समझेंगे उसके बारे में, फिर उसके बाद कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट की हिंदी होती है वर्तमान, इंडेफिनिट की हिंदी होती है अनिश्चित, टेंस की होती है काल। कभी कभी हम पूरा टेंस पढ़ लेते हैं, है ना। वी नो अबाउट ऑल टेंसेस बट वी डू नॉट नो, लेकिन हम नहीं जान पाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की हिंदी मीनिंग क्या होती है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं, बहुत सारे बच्चे जानते नहीं हैं, पढ़ के केवल जानते हैं, उसके बारे में नहीं जानते। तो वर्तमान अनिश्चित काल, तो इसकी हम लोग डिफिनीशन ध्यान देंगे। तो यहां जब पता चला इसकी डिफिनीशन, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते है, ते हो आदि में से कोई एक आता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। फिर एक बार ध्यान से सुनिए बच्चों, जिस वाक्य हम जो पढ़ रहे हैं उस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जब हम वहां ध्यान देंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, वहां जब हम ध्यान देंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, ते हो, ते हैं आदि में से जब कोई एक आता है तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसी चीज को हम अंग्रेजी भाषा में जब हम लोग ध्यान देंगे तो वहां ये पता चला कि विच सेंटेंस हैज इन इट्स एंड ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, तो इन इट्स एंड इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम यहाँ आगे ध्यान देंगे कि जैसे डेफिनेशन के बारे में हम लोग पढ़े, डेफिनेशन के बारे में सुने, लिखा नहीं गया, मैं लिख भी दे रहा हूं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, ते हो आदि में से कोई एक आता है तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे सुमन एक पत्र लिखती है, तो इस वाक्यांत में ती है आया है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसी को कोई पूछता विच टेंस इज प्रेजेंटेड इन दिस सेंटेंस, यदि कोई इंग्लिश में आपसे पूछता है कि यहाँ कौन सा टेंस उपस्थित है, कौन सा टेंस है,
तो हम तुरंत ध्यान देंगे, बहुत आसानी से उत्तर देंगे। किसी ने पूछा विच टेंस इज प्रेजेंटेड इन दिस सेंटेंस, तो हम सीधे कहेंगे कि वी सी, हम देखते हैं कि विच सेंटेंस हैज इन इट्स एंड ती है, सो वी शैल कॉल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज प्रेजेंटेड इन दिस सेंटेंस। कि इसी वाक्य के अंत में ती है लिखा है, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अन्यथा हम नहीं कहते। वी डू नॉट कॉल, हम नहीं पुकारते। तो यहाँ लिखा है सुमन एक पत्र लिखती है, तो ये पता चल गया कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या कोई भी टेंस हो, वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। मैं इसलिए कई बार दोहराता हूँ कि ताकि इस बात को हम आसानी से समझें, यही मूल चीजें हैं, बाद में बातें नहीं दोहराई जाएंगी। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि अब इसी में हम निगेटिव जोड़ करके, नहीं डाल करके इंट्रोगेटिव को हम 2 बार कर सकते हैं, नहीं डाल देंगे 4। तो इसी को तमाम तरह से लोग, टीचर लोग परिभाषित करते हैं। अफर्मेटिव को 1 गिन लेते हैं, निगेटिव को 2 गिन लेते हैं। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है, एक क्या से शुरू होता है, एक प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो 4 टाइप हो गया। और प्रश्नवाचक में नहीं लगा दोगे तो 6 टाइप का हो जाता है। तो लेकिन हमें ध्यान कितना देना है? 3 टाइप। और इसमें हमें और क्या जानना है उसके बारे में हम। तो सुमन एक पत्र लिखती है, वहां जब हमने ध्यान दिया तो ये पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके तुरंत बाद हम जो मुख्य बिंदु है उसे नोट करेंगे कि इस टेंस में हमें सीखना क्या क्या है, किन बिंदुओं पे हमें ध्यान देना। तो हमें ध्यान ये देना है कि जिसे हम नोट कर लेंगे, इस टेंस की सहायक क्रियाएं होती हैं डू और डज। डू डज इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस। इस टेंस की सहायक क्रियाएं क्या हो गई? डू और डज। अब एक वचन कर्ता, इस टेंस की सहायक क्रियाएं क्या होती है? डू और डज। एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता के साथ डज का और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। अब हम ध्यान देंगे कि सबसे पहले टेंस में कर्ता की आवश्यकता होती है। फर्स्ट वी यूज, पहले हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट को। तो यहाँ हम ध्यान देते हैं कि कर्ता हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 1 सिंगुलर नंबर एंड सेकंड प्लूरल नंबर। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि कर्ता हमारे कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि हमारी 2 सहायक क्रिया है, एक वचन कर्ता के साथ डज और बहुवचन कर्ता के साथ डू। तो एक वचन कर्ता के साथ हम तुरंत ध्यान देंगे कि एक वचन कर्ता किसे कहते हैं? तो ही सी इट, अथवा कोई नाम को एक वचन कर्ता कहते हैं। ही सी इट एंड एनी नेम इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। और आई वी दे यू तथा बहुवचन संज्ञाएं जिसमें हो, जैसे गायें, घोड़े, लड़के, लड़कियां, ये बहुवचन शब्द हैं, इन्हें हम बहुवचन कर्ता कहेंगे। आई वी दे यू एंड प्लूरल नाउन्स इज कॉल्ड प्लूरल नंबर्स। यहाँ हम लोग ध्यान देंगे। तो एक वचन कर्ता के साथ डज का और बहुवचन कर्ता के साथ डू का। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में किसी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता।
any helping verb is not used in present indefinite tense in affirmative sentence, but बल्कि मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। बट यस और ईएस इज यूज्ड इन मेन वर्ब फॉर मेकिंग सिंगुलर नंबर। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड फॉर सिंगुलर। यदि कर्ता एक वचन का होगा तो उसके साथ सहायक क्रिया अथवा मुख्य क्रिया भी एक वचन की प्रयोग की जाती है। तो इस प्रकार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रियाएं हैं वो डू और डज होती हैं। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में किसी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि क्रियाएं हमेशा बहुवचन में होती हैं। उन्हें एक वचन बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग किया जाता है। अगर कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया एक वचन की प्रयोग की जाएगी, यदि कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया बहुवचन की प्रयोग की जाएगी। तो वहां हम लोग ध्यान देंगे कहाँ क्या हमें करना है, उसके बारे में क्या पढ़ना है। तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि कहाँ यस लगता है, कहाँ ई यस। तो यहाँ भी हम लोग ध्यान दें, यस कामा ई यस जोड़ने के नियम कि कहाँ यस लगेगा, कहाँ ई यस। तो जब वहां हमने सोचा तो ये पढ़ाया, ये पाया कि जिस क्रिया के अंत में डबल एस लगा हो, सी एच हो, यस एच हो और यक्स हो अथवा ओ, वहां पे हम ईएस का प्रयोग करेंगे। जैसे पास, पास माने गुजरना, इसके अंत में डबल एस है इसलिए यहां हम ईएस लगाएंगे, इसलिए ये हो जाएगा पास है। टीच है, ये हो जाएगा टीच। वास है, ये हो जाएगा वासे। वैक्स है, जिसकी हिंदी दुख देना होता है, वैक्स से। गो है, ईएस। तो हम ध्यान देंगे कि जिस क्रिया के अंत में डबल एस हो, सी एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, ओ हो, उसके अंत में ईएस जोड़ा जाता है। बाकी सभी क्रियाओं में यस का प्रयोग किया जाता है। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जहां हम आई ई एस का प्रयोग करते हैं, जैसे क्राई, सी आर वाई। जब इसे हम बहुवचन में बनाएंगे तो वाई को हटा के सी आर आई ई एस, क्राइज। इसी तरह से ट्राई है, इसमें भी हम आई ई एस का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा ट्राइज, यानी वाई को हटा के आई ई एस। यानी हमने सीखा मुख्य क्रिया को एक वचन केवल बनाने के लिए, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में ही ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो वहां हमने ये सीखा कि वहां पे अगर ऐसा आ जाता है तो हम तुरंत ध्यान देंगे कि सर जी ने कहा था कुछ क्रियाएं स्पेशल है जहां ईएस का प्रयोग किया जाता है, बाकी ज्यादा यस का प्रयोग किया जाता है। और कुछ क्रियाएं हैं जो गिनी चुनी वहां आई ई एस का प्रयोग किया जाता है, वाई को हटा के क्रिया को एक वचन बना दें। अब हम आ जाए, सर जी ने पहले भी बताया था कोई भी टेंस कितने प्रकार से लिखा जाता है, 3, और उसके जब और प्रकार बढ़ जाते हैं तब 4। यानी साधारण वाक्य एक प्रकार का, नकारात्मक वाक्य दूसरे नंबर पे, प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरह से, एक क्या से शुरू होगा, एक प्रश्नवाचक शब्द बीच में। अब हम सीधे
वाक्य लिख लेते हैं और उस पे हमने तुरंत अध्ययन हम करेंगे कैसे क्या हमें करना है। जैसे हमने अभी सुना कि सर जी ने कहा था कि 4 प्रकार के होते हैं सब मिला के, तो वहाँ जब हम लोग ध्यान देंगे तो वहाँ हमने ये सीखा, हमने यहाँ लिख लिया एक वाक्य, सुमन एक पुस्तक पढ़ती है, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया सुमन एक पुस्तक नहीं पढ़ती। तीसरा हो गया क्या सुमन एक पुस्तक पढ़ती है। चौथा हो गया सुमन एक पुस्तक क्यों पढ़ती या कब पढ़ती। यानी हमें पता चला कि सर जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी या कोई भी टेंस कितने प्रकार का होता है, 3, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक को कितने तरह से लिखा जाता है, 2 तरह से, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स। फर्स्ट यस आप नो और दूसरा W7 यानी प्रश्नवाचक टाइप। यहाँ जब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पता चला कि इसको पता करेंगे कि विच टेंस इज प्रेजेंटेड इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में कौन सा टेंस मौजूद। तो आप देख के बताओगे सर जी दिस सेंटेंस हैज इंडीड सेंड टी है, सो वी शैल कॉल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज प्रेजेंटेड इन दिस सेंटेंस। और इस टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ जब इसको हल करेंगे तो सर जी ने कहा था किसी टेंस को जब हल करना हो तो सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और कर्म। कर्ता के तुरंत बाद सहायक क्रिया। बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैज नो हेल्पिंग वर्ब इन इट्स सेंटेंस इन अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन प्रेजेंट टेंस अपने साधारण वाक्य में किसी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करता। बट यस और एस इज यूज्ड इन मेन वर्ब फॉर मेकिंग सिंगुलर नंबर। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नंबर। हियर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नंबर। तो यहाँ सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, कर्ता सुमन है, सुमन हो गया। उसके तुरंत बाद पता चला यहाँ सहायक क्रिया लिखना ही नहीं, मुख्य क्रिया लिखना है, वो भी कर्ता के अनुसार। एनी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इज यूज्ड फॉर एनी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट। कोई भी सहायक क्रिया अथवा मुख्य क्रिया हमेशा जो है कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है। हियर सुमन इज सिंगुलर नंबर, तो देन हेल्पिंग वर्ब लगाना हो तो यहाँ लगाना ही नहीं है। मेन वर्ब इज यूज्ड फॉर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ जब हम लोग ध्यान देंगे तो पता ये चला सुमन एक वचन है इसलिए मुख्य क्रिया एक वचन की लगेगी। यहाँ मुख्य क्रिया कौन है, सबसे अंत में चले जाओ जो उससे सीटा, पढ़ती। मेन वर्ब क्या है, पढ़ती। तो पढ़ती की अंग्रेजी रीड होता है। और हमने बताया था कि क्रिया को एक वचन बनाने के लिए आपके पास 3 बिंदु है, यस या एस, आई ई, यस। तो यहाँ पे जितने रिकॉर्ड बताए गए थे उनमें से कोई नहीं था इसलिए यस लगेगा। रीड्स, सुमन रीड्स ए, सुमन रीड्स ए। दूसरा हम ध्यान देंगे सुमन, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो सुमन
एक वचन है तो हो गया सुमन डज नॉट रीड ए बुक। अगला, क्या सुमन एक पुस्तक पढ़ती है? क्या यहाँ पहले आया? तो सर जी ने कहा था यदि किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो जब उसका हम अनुवाद करते हैं प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। If question word is used before of any sentence, then it's converted into English. The meaning of question word is not used before, but helping verb is used before according to subject. Here subject is singular number, so helping verb is used for singular number. यहाँ कर्ता एक वचन है इसलिए हम सहायक क्रिया डज नॉट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये क्या प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है इसीलिए लिख रहे हैं, अन्यथा नहीं। तो यहाँ डज हो गया, उसके बाद तुरंत कर्ता सुमन। क्या सुमन रीड? अब हमें यस या यस लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये रूल केवल अफर्मेटिव में ही लगता है और कहीं नहीं लगता। डज सुमन रीड ए बुक? प्रश्नवाचक। लेकिन यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। यदि पहले आएगा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन बीच में आएगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले। तो हेयर क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द क्यों है? वो बीच में आया है। तो इसका रूल होता है इफ क्वेश्चन वर्ड इज यूज्ड बिटवीन ऑफ एनी सेंटेंस देन इट्स कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश। द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन वर्ड इज यूज्ड बिफोर। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखा जाएगा। तो क्योंकि अंग्रेजी व्हाई होता है। व्हाई का दो अर्थ होता है, क्यों होता है और जो होता है। यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखे हैं, यदि उसके बाद हम सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे तो व्हाई का अर्थ जो हो जाएगा, यानी दूसरा वाला हो जाएगा। यहाँ जो लिखा वो नहीं होगा। और कोई भी सहायक क्रिया लगती कैसे? कर्ता के अनुसार। तो व्हाई, उसके तुरंत बाद क्या हो गया? डज। व्हाई डज, अब उसके बाद कर्ता, क्योंकि इसी को देख के लिखा जाता है तो उसका तुरंत उसी के बाद आता है। व्हाई डज सुमन, उसके बाद रीड ए। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जाने और वह हम लोग तो यहाँ आज हम लोगों ने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज यहीं तक ये वीडियो रहेगा बच्चों। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कहीं पे समाप्त किया जा रहा है।